हाँ जी। यस बच्चों, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोगों ने जो हमारा कंसेप्ट था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट कम एडमिशन। जब एक ही टाइम पर रिटायरमेंट भी होता है, जब एक ही टाइम पर रिटायरमेंट भी होता है एंड उसी टाइम पर एडमिशन होता है, दैट इज एडमिशन कम रिटायरमेंट इन द सेम केस, उस केस को डिस्कस किया। अब हमें उसी डिस्कशन को एक स्टेप आगे लेकर जाना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगले आधे घंटे तक, सॉरी अगले एक घंटे तक हर बच्चे का अनइंटरप्टेड अटेंशन मुझे मेरे पास चाहिए। बिलीव मी, जेएलपी में ऐसा देखा गया है कि बच्चों को जनरली दिक्कत आती है, बट अगले एक घंटे तक अगर आपने ध्यान दिया तो जेएलपी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, सो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, सबसे पहले लिख देते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है सर? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपने नाम सुना होगा, एलआईसी का नाम सुना होगा ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप मुझे बताइए, एक इंसान इंश्योरेंस क्यों निकलवाता है? एक इंसान अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों लेता है? रीजन सिंपली ऐसा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बाद उस पर जो भी लोग डिपेंडेंट है, जैसे एक इंसान पर उसके फैमिली वाले डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके फैमिली वालों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसके लिए वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है, सच दैट उसकी डेथ के बाद जितना भी पॉलिसी अमाउंट है वो उसके फैमिली वालों को मिले एंड उसके फैमिली वाले अपना गुजारा कर पाए उस पर्सन के डेथ के बाद। ये पर्सन होता है लाइफ पॉलिसी का। अब आप मुझे बताइए, क्या एक पर्सन पर सिर्फ उसकी फैमिली डिपेंडेंट होती है? नहीं। अगर बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म भी अपने पार्टनर्स पर डिपेंडेंट है। तो बहुत केसेस में पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, वो अपने पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी निकलवाती है। अब जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाएगी, ताकि कल जाकर अगर एक पार्टनर चला जाए तो एक तो एक पार्टनर की एक्सपर्टीज चले गई है ना, दूसरा जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका हमको पैसे वापस देने पड़ेंगे ना। अब एंटिटी वो पैसा लाएगी कहां से? तो इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा मिलेगा वही देगी। तो पार्टनरशिप फर्म ना अपने पार्टनर्स के लिए पॉलिसी निकलवाती है। अब पार्टनरशिप फर्म के लिए अपने पार्टनर्स के लिए एक ऑप्शन है कि वो इंडिविजुअल पॉलिसी निकलवाए। इंडिविजुअल पॉलिसी मतलब, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जिसमें तीन पार्टनर्स है, ए, बी एंड सी। तीन पार्टनर्स है ए, बी एंड सी। या तो ऑप्शन है आप तीनों के नाम पर इंडिविजुअल पॉलिसी, दैट इज अलग 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 पॉलिसी निकलवाओ। पॉलिसी कौन निकलवा रहा है? पार्टनरशिप फर्म निकलवा रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आप इंडिविजुअल निकालो। द सेकंड ऑप्शन इज कि आप उनके नाम पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेकर आओ। बताइए जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या? नाम देखकर ही समझ में आ रहा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब आप सबके लाइफ के लिए कंबाइंड पॉलिसी ले रहे हो। अब कंबाइंड पॉलिसी ले रहे हो मतलब क्या? जो प्रीमियम होगा, टोटल प्रीमियम, पॉलिसी एक ही निकाली जाएगी एंड उस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म पे करेगा। पूरा का पूरा प्रीमियम कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म पे करेगा। अब इन शॉर्ट पार्टनरशिप फर्म पे कर रहा है मतलब ए, बी और सी पे कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म के खुद के तो पैसे है नहीं, वो ए, बी एंड सी का ही पैसा लगा रहा है इन केस ऑफ जेएलपी। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेगा तीनों पार्टनर्स की। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब सिंपली आप मान लो यही होता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म ने एक पॉलिसी ली है जिसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज इज द पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट मतलब कल जाकर अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस पॉलिसी के अगेंस्ट में 20 लाख रुपीज मिलेगा। इसे क्या बोला जाता है? मेच्योरिटी वैल्यू। इसे क्या बोला जाता है? पॉलिसी का मेच्योरिटी वैल्यू। आप पूछते हो ना जनरली कि कितने की पॉलिसी है, तो ये 20 लाख रुपए वो है कि जितने की पॉलिसी हमने निकलवाई है। ये 20 लाख रुपए वो है कि जितने की हमने पॉलिसी निकलवाई है। अब आपको 20 लाख रुपए की पॉलिसी चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आप प्रीमियम कितना पे करते हो? आप प्रीमियम पे करते हो साल का 75,000। आप एनुअल प्रीमियम कितना पे करते हो? 75,000, जो पार्टनरशिप फर्म पे करता है। अब मान लो यही पार्टनरशिप फर्म ने इस प्रीमियम को कितने साल तक पे करा? 10 सालों तक पे करा। कितने साल तक पे करा? 10 सालों के लिए पे करा। एंड 10 साल के बाद पार्टनरशिप फर्म क्या चाहता है? या तो कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है या तो पार्टनरशिप फर्म बंद होना चाहती है। अब अगर कोई पार्टनर जा रहा है, अब अगर पार्टनरशिप फर्म रिटायर हो रही है तो ये पॉलिसी कंटिन्यू होगी क्या? नहीं, हमको पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है? आपने वादा किया था कि आप पैसा 25 साल के लिए दोगे। मान लो
हम लोग ऑप्शन क्या दिया गया था पॉलिसी के केस में, पॉलिसी का जो पूरा पैसा है दैट इज 20 लाख रुपीज, वो कब मिलेगा, या तो ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर मिलेगा, या तो ऑन द डेथ मिलेगा, या तो आफ्टर 25 ईयर्स। आप 25 सालों तक प्रीमियम पे करो, 25 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद आपको 20 लाख मिलेगा। तो ये जो 20 लाख रुपए ना, इट इज मैच्योरिटी वैल्यू। एंड मेरी पॉलिसी मैच्योर कब होगी, ऑप्शन नंबर 1 जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 मैंने 25 साल तक प्रीमियम भर दिया एंड किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं हुई। लेकिन अगर मान लो दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, पार्टनरशिप फर्म 10 साल तक कंटिन्यू करती है एंड 10 साल बाद कोई पार्टनर जाना चाहता है, या 10 साल बाद हम लोग फर्म ही बंद करना चाहते हैं, अब क्या पॉलिसी कंटिन्यू होती रहेगी, नहीं। अब आज तक जो हमने पैसे भरे हैं 75,000 इंटू 10 ईयर्स, मतलब हम लोग 7.5 लाख भर चुके हैं, हम लोग 7,50,000 भर चुके हैं, क्या ये पूरा का पूरा हमारा वेस्ट हो गया, क्या नहीं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑप्शन देती है टू सरेंडर द पॉलिसी बिफोर टाइम। आपका टाइम कितना है, 25 साल, आप उसके पहले ही अगर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो ना, तो आप उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो एट द सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू कितना होता है, जनरली आपने जितना भी प्रीमियम आज तक पे किया है ना, उसका 70 to 80%। एग्जैक्टली हमारे केस में आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मान लीजिए 75% आपका सरेंडर वैल्यू है। बताइए अगर आप आज पॉलिसी सरेंडर करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 7,50,000 का 75%, यू विल गेट 5,62,500, यू विल गेट 5,62,500। बताइए बच्चों समझ में आया क्या, बेसिक डिफरेंस समझ लो कि मैच्योरिटी वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। ये पॉइंट में बच्चों को दिक्कत इसीलिए आती है बिकॉज डिफरेंस ही नहीं पता, उनको लगता है मैच्योरिटी वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू सेम है, नहीं रे, अरे दोनों अलग अलग है। जल्दी से बताएंगे क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बेसिक से फिर से बता देता हूं, स्ट्रक्चर क्लियर होगा, फिर तो एग्जांपल आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म के पास ऑप्शन होता है कि अपने पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी निकलवाए, या तो इंडिविजुअल पॉलिसी निकलवाए सबके नाम पर अलग अलग अलग, या तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाए। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम कौन पे करेंगे, तीनों पे करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम किसने पे किया है, तीनों के तीनों पार्टनर्स ने मिलकर पे किया है, प्रीमियम तीनों के तीनों पार्टनर्स ने मिलकर पे किया है। अब मान लो अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी पार्टनर की डेथ होती है, नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कितना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज 20 लाख रुपीज। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कितना पैसा मिलेगा, मेरा क्वेश्चन है ये जो 20 लाख रुपए मिलेगा ये किसे मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1, क्या ये 20 लाख रुपए हम पार्टनर ए को देंगे जिसकी डेथ हो रही है, या ऑप्शन नंबर 2 हम लोग 20 लाख रुपए पूरे पार्टनरशिप फर्म को देंगे, मतलब तीनों पार्टनर्स को देंगे। बताओ बच्चों, चैट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, 20 लाख रुपए मिलेंगे फर्म को। ऑप्शन इज ये 20 लाख रुपए किसे दिया जाएगा, क्या ये 20 लाख रुपए ए को दिया जाएगा बिकॉज उसकी डेथ हो रही है, या ये 20 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स को दिया जाएगा, मिक्स्ड आंसर है एज एक्सपेक्टेड, एंड द करेक्ट आंसर इज 20 लाख रुपए तीनों को दिया जाएगा। क्यों, आप मुझे बताइए, ये जो 75,000 रुपए का प्रीमियम भरना है, ये 75,000 रुपए का प्रीमियम हर साल कौन भर रहा है, पार्टनरशिप फर्म भर रही है। फर्म भर रही है मतलब क्या, तीनों मिलके भर रहे हैं, ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है, सी भी भर रहा है, यस। अब अगर तीनों मिलके प्रीमियम भर रहे हैं, अगर तीनों मिलकर रिस्क उठा रहे हैं, तो रिवॉर्ड कल जाकर भी किसे मिलेगा, तीनों को मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट ये जो अगर आप पॉलिसी को मेच्योर कर रहे हो तो 20 लाख रुपए भी किसको मिलेंगे, तीनों को मिलेंगे। अगर आप कल जाके पॉलिसी सरेंडर कर रहे हो पार्टनरशिप के रिटायरमेंट के कारण, पार्टनरशिप फर्म बंद होने के कारण, किसी भी रीजन के कारण, तो सरेंडर वैल्यू भी किसे मिलेगा, सारे पार्टनर्स को मिलेगा। किसे मिलेगा, सारे के सारे पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, अब ये केस आप बेसिक समझ गए होंगे। अब लिखिए लेट अस स्टार्ट विद अकाउंटिंग। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद अकाउंटिंग फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब अगर बात करें हम लोग अकाउंटिंग फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ना, तो अकाउंटिंग फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जेएलपी का जो हम प्रीमियम पे करते हैं, अकाउंटिंग फॉर जेएलपी मतलब जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हम लोग प्रीमियम वगैरह पे करते हैं, या जेएलपी की अकाउंटिंग ना, उसमें 3 ऑप्शन है। लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1, लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का आप जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो ना, आप उसको एक्सपेंस कंसिडर करते हो। अब कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। बिलीव मी, वंस यू आर क्लियर विद द एग्जांपल्स तो कंसेप्ट आपको एकदम ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए एग्जांपल, लिख लेंगे सारे के सारे बच्चे एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लिख लो सारे के सारे बच्चे एग्जांपल, लिख लेंगे सारे के सारे बच्चे क्या लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है,
लिखिए एग्जाम्पल में आप लिखोगे ईयर 1, ईयर लिखोगे, प्रीमियम लिखोगे एंड सरेंडर वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। लिखिए ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। इंश्योरेंस प्रीमियम मान लीजिए आप पे कर रहे हो 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज, ठीक है। सरेंडर वैल्यू ईयर 1 के एंड में 0 है, ईयर 2 के एंड में मान लीजिए सरेंडर वैल्यू 15,000 है, ईयर 3 के एंड में सरेंडर वैल्यू 30,000 रुपीज है, ठीक है। और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब कितने की पॉलिसी निकलवाई है। सो फेस वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ₹1,80,000, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग करनी है। हमको क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग करनी है। ध्यान से देखो, हमें पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी है, एकदम ध्यान से देखोगे। सबसे पहले तो आ जाइए बात करते हैं हम लोग ईयर नंबर 1 की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ईयर नंबर 1 की। ईयर नंबर 1 में क्या हुआ है, एक एक करके देखते चलिए, सारी चीजें समझेगी। ईयर नंबर 1 में मैंने 20,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया है। बोलो एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट। द एंट्री विल बी जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना, 20,000 रुपीज का मैंने प्रीमियम पे किया है। 20,000 रुपीज का मैंने प्रीमियम पे किया है। JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट। ये मैंने क्या किया, 20,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है, JLP इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मतलब आप जितना भी पॉलिसी के लिए पे कर रहे हो, आप ईयर 1 में 20,000 पे कर रहे हो, ईयर 2 में 20,000 पे कर रहे हो, ईयर 3 में 20,000 पे कर रहे हो, तीनों साल का 20,000 20,000 20,000 आप एक्सपेंस बताओगे। अब एक्सपेंस मतलब क्या करोगे, आप एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट। एट द एंड ऑफ द ईयर आप एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट। आप एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट। कितने से होगा, 20,000 एंड 20,000। बताइए, समझ में आया। जितना भी हमने प्रीमियम पे किया, हमने उसे P&L में एज एन एक्सपेंस डेबिट कर दिया। बात करते हैं ईयर नंबर 2 की। चलिए हम लोग बात करते हैं ईयर नंबर 2 की। ईयर नंबर 2 में क्या होगा, सेम चीज होगी। हम लोग एंट्री करेंगे JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हम लोग एंट्री करेंगे JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड ईयर में भी कितने से एंट्री होगी, 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। अब इसे भी हम लोग एज एन एक्सपेंस बता रहे हैं। एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 20,000 एंड 20,000, ठीक है। डन। ईयर 1 में वही एंट्री होगी, P&L में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर कर देंगे। ईयर 2 में वही एंट्री होगी, P&L में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर कर देंगे। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल एट द एंड ऑफ ईयर 2। लेट अस टेक एन एग्जांपल एट द एंड ऑफ ईयर 2। बेटा दो ही चीजें हो सकती है, या तो क्या हो सकता है, या तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक पार्टनर है ना। आज से पहले ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, A B एंड C। A B एंड C तीनों पार्टनर्स थे, एंड तीनों में रेशियो कितना होगा, 1:1:1। तीनों के बीच में रेशियो कितना था, 1:1:1। अब एट द एंड ऑफ ईयर 2 क्या होता है, या तो केस नंबर 1, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि C रिटायर होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, C रिटायर हो रहा है। केस नंबर 2, C की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। केस नंबर A क्या हो रहा है, C का रिटायरमेंट हो रहा है। केस नंबर 2, C की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। अब बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, एट द एंड ऑफ ईयर 2 अगर C रिटायर होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एंटिटी को कितना पैसा मिलेगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एंटिटी को कितना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। सॉरी, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू होगा। मैच्योरिटी अमाउंट कब मिलेगा, जब पार्टनर डेथ हो जाए या पीरियड खत्म हो जाए। अब सरेंडर वैल्यू कितना था एट द एंड ऑफ ईयर 2, बताइए 15,000 रुपए। तो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा सरेंडर वैल्यू ऑफ द इट इज रेट इज 15,000 रुपए। लेकिन अगर बात करें केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 में एंटिटी को मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। बिकॉज अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है फिर तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। बताइए मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा केस नंबर 2 में, 1,80,000 रुपीज। अब इसकी एंट्री कैसी होगी, ध्यान से देखोगे, ठीक है। केस नंबर 1, अगर कोई पार्टनर क्या हो जा रहा है, केस नंबर 1 अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट।
कितना पैसा मिलेगा मुझे? 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। कितना पैसा मिलेगा मुझे? 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए, आज से पहले प्रीमियम किसने पे किया है? तीनों पार्टनर्स ने। किस रेशियो में पे किया है? 1:1:1। आज से पहले प्रीमियम तीनों पार्टनर्स ने पे किया है, चेक करो। मैंने जेएलपी जैसे जैसे पीएनएल में डेबिट किया, इधर पीएनएल में 20,000 डेबिट किया, मतलब तीनों से लिया, इधर 20,000 डेबिट किया, मतलब तीनों से लिया। अब अगर प्रीमियम तीनों ने भरा है तो मेच्योरिटी पर जितना भी पैसा आएगा 15,000 रुपए वो भी तीनों को मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी 15,000। देन हम लोग करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट 15,000। देन हम लोग करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट 15,000 टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। समझ में आ गया? तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे कितना? 1:1:1, दैट इज 5,000, 5,000 एंड 5,000 रुपीज। ठीक है। लेकिन अगर सी की डेथ हो जाती है तो मुझे पैसा मिलेगा 1,80,000। बताइए एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना होगा? 15,000, सॉरी 1,80,000। सेकेंड केस में तो 180 मिल रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 180, बैंक अकाउंट डेबिट 180 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 180। फिर से यही करेंगे। अब ये 180 पर किसका हक है? तीनों पार्टनर्स का। प्रीमियम जो 20,000 2 साल तक किसने पे किया है? तीनों पार्टनर्स ने। तो जेएलपी का जो 1,80,000 आ रहा है इस पे भी तीनों का हक है। करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। बताइए कितनों से करोगे? 60,000, 60,000 एंड 60,000। डन 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 डन। बताइए बच्चों, समझ में आया? लिख लीजिए जल्दी से केस नंबर 1। केस नंबर 1 लिख दीजिए। तीन ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 आप जेएलपी को एक्सपेंस बता रहे हो। ऑप्शन नंबर 2 आप जेएलपी को अपने बुक्स में एज एन असेट दिखा रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 आप जेएलपी को असेट एंड रिजर्व दोनों दिखा रहे हो। तीनों ही केस है, जल्दी से आप देख लीजिए। तीनों केसेस में हम लोग एग्जाम्पल सेम रखेंगे, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करते रहेंगे तो आपको केसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन बदलते रहूंगा ना तो कंपेरेटिवली नहीं समझेगा, सेम एग्जाम्पल रखेंगे, बस ऑप्शंस बदलते जाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए कि ट्रीटमेंट एक्चुअली में हो क्यों रहा है। लिख लीजिए जल्दी से। अगर मैं समराइज करना चाहूं जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस को, तो क्या बोला गया? हर साल आप जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो उतना कौन पे कर रहे हैं? तीनों पार्टनर्स पे कर रहे हैं। तो आप एंट्री करोगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एट द एंड ऑफ द ईयर आप पूरा खर्चा बता दोगे पीएनएल में डेबिट करके। ठीक है। और एट द एंड ऑफ ईयर क्या होगा? बीच में अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमको सरेंडर वैल्यू का पैसा मिलेगा, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अब चाहे सरेंडर वैल्यू मिले चाहे मेच्योरिटी अमाउंट मिले, उस पर हक किसका है? तीनों पार्टनर्स का। बिकॉज प्रीमियम किसने पे किया है? तीनों पार्टनर्स ने। तो उस पर हक भी किसका है? तीनों पार्टनर्स का। किस रेशियो में हक है? इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1:1। ठीक है। डन। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से लिखोगे ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2। क्या कहा गया है ऑप्शन नंबर 2 में? ध्यान से देखेंगे। इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 2, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन असेट। क्या बोला हुआ है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन असेट। क्या बोला है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन असेट। वही एग्जांपल है, वही एग्जांपल है। फिर से एक बार लिख दूं, चलिए वही एग्जांपल है, फिर से एक बार लिख देता हूं, है ना। ईयर, प्रीमियम, सरेंडर वैल्यू। ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। प्रीमियम मान लो फर्स्ट ईयर में पे हुआ 20,000, सेकेंड ईयर में पे हुआ 20,000, थर्ड ईयर में पे हुआ 20,000। ईयर 1 में सरेंडर वैल्यू 0 था, ईयर 2 में सरेंडर वैल्यू 15,000 होगा, ईयर 3 में सरेंडर वैल्यू 30,000 रुपीज होगा। ठीक। यस। और नीचे मुझे दिया है कि फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज ₹1,80,000। सेम एग्जाम्पल है, कोई चेंज है एग्जाम्पल में? नहीं, 100% सेम एग्जाम्पल है। अब ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्या है। ऑप्शन नंबर 2 में मुझे ऐसा कहा गया है कि आप जितना भी जेएलपी है ना उसको अपने बुक्स में असेट दिखाओ, एंड असेट किस वैल्यू पे दिखेगा? एट सरेंडर वैल्यू। आपका जितना भी जेएलपी है ना आप उसको सरेंडर वैल्यू तक क्या करो? असेट दिखाओ। एंट्री बताइए। सबसे पहले ईयर 1 की बात करूं ना, ईयर 1 में
सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। I'll make the entry of JLP premium account debit to bank account. I'll make the entry of JLP premium account debit to bank account. कितने से 20,000 एंड 20,000, ठीक है। JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, ये मैंने क्या किया, प्रीमियम पे किया है। अब मुझे क्या करना है, एट द एंड ऑफ ईयर 1 मुझे बोला गया कि JLP को एज एन असेट दिखाना है, लेकिन वो जो असेट है वो असेट किस वैल्यू पर दिखना चाहिए, एट सरेंडर वैल्यू। चेक करके बताइए क्या एट द एंड ऑफ ईयर 1 कुछ सरेंडर वैल्यू है, क्या एट द एंड ऑफ ईयर 1 कुछ सरेंडर वैल्यू है, नहीं, सरेंडर वैल्यू 0 है। जितनी सरेंडर वैल्यू है आप उतने की असेट दिखा सकते हो, एंड जितना भी एक्स्ट्रा है आपको क्या करना पड़ेगा, P&L में बुक करना पड़ेगा। अब ईयर 1 की बात करें, सरेंडर वैल्यू उसका 0 है, मतलब मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा आई विल मेक द एंट्री ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, आई विल मेक द एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट। ठीक, बताइए बच्चों समझ में आया। JLP स्टेटेड एज एन असेट के केस में क्या होता है, आपको असेट दिखाना है, लेकिन किस वैल्यू पे, सरेंडर वैल्यू पे। अब इधर देखो ना, सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 कुछ है ही नहीं, तो मैंने पूरा P&L में ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअल डिफरेंस आपको समझ में आएगा ईयर नंबर 2 में। ठीक, ईयर नंबर 2 में आप फिर से एंट्री करोगे JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यू विल मेक द एंट्री ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने प्रीमियम पे किया है 20,000 रुपीज का, लेकिन आपने 20,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया है। अब आपको क्या कहा गया है, जो 20,000 रुपीज का प्रीमियम है ना, वो सरेंडर वैल्यू पे एज एन असेट दिखना चाहिए। सरेंडर वैल्यू पे एज एन असेट दिखना चाहिए, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 2 JLP असेट दिखना चाहिए 15,000 रुपए का। बताइए एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी JLP असेट अकाउंट डेबिट, द एंट्री विल बी JLP असेट अकाउंट डेबिट। कितना होगा, 15,000, बिकॉज याद रखना है हमेशा असेट दिखेगा तो किस वैल्यू पर, सरेंडर वैल्यू पर। तो JLP असेट अकाउंट डेबिट 15,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू JLP प्रीमियम अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक, अब क्या हो गया, एट द एंड ऑफ ईयर 2 मेरे बुक्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट दिख रहा है 15,000 रुपए से। एट द एंड ऑफ ईयर 2 मेरे बुक्स में JLP असेट दिख रहा है 15,000 से। अब फिर से वही केस, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 2 क्या होता है सर, एट द एंड ऑफ ईयर 2 पहला केस, मान लो C रिटायर हो जाता है, केस नंबर 2 C डाइस। बताइए अगर मेरा पार्टनर C रिटायर हो जा रहा है तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, अगर C रिटायर हो जा रहा है तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा सरेंडर वैल्यू, दैट इज रुपीज 30,000, सॉरी 15,000 है ना, मुझे कितना मिलेगा 15,000। अगले केस में मुझे कितना मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट, दैट इज रुपीज 1,80,000। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले आप मुझे बताइए मैंने किया क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले आप मुझे बताइए कि केस नंबर 1 में मैंने क्या किया था। सर केस नंबर 1 की अगर बात करें ना, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ना, पेन का कलर स्लाइटली चेंज कर दूंगा, आपको समझ में आएगा, रफ वर्क है। ठीक है, स्लाइटली चेंज कर देता हूँ, एक अच्छा सा कलर आ जाए कोई, हाँ ये व्हाइट कलर। ठीक है, अब केस नंबर 1 में क्या हुआ था, सिंपली आप मुझे बताइए, अगर ये मैं ईयर 2 की बात करूं, अगर मैं ईयर 2 की बात करूं तो ईयर 2 में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ईयर 2 का मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस था, मैंने ईयर 2 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कितना बुक किया था, 20,000 रुपीज। मान लीजिए मैंने P&L में एक्सपेंस 20,000 चार्ज किया था, अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख आया था, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, सॉरी चलो 1,10,000 है ना, मान लो मेरा प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, जिसमें से मैंने 20,000 P&L में डेबिट कर दिया, बचा कितना है, 90,000, बचा कितना है, 90,000। अब 90,000 का प्रॉफिट मैंने तीनों पार्टनर्स में बांटा होगा, A, B एंड C में, किस रेशियो में, 30,000 30,000 30,000। ठीक है, 30,000 30,000 30,000, मतलब इन शॉर्ट ये जो 20,000 एक्सपेंस है, इन शॉर्ट ये जो 20,000 एक्सपेंस है, ये 20,000 एक्सपेंस किसने बेयर किया है, तीनों पार्टनर्स ने। अगर एक्सपेंस तीनों पार्टनर्स ने बेयर किया है तो फायदा भी किसे मिलेगा, तीनों पार्टनर्स का। अब इस केस में बताइए आप, मेरा जो सेकंड केस है इसमें ईयर नंबर 2 में हुआ क्या है। ईयर नंबर 2 में अगर मैं बात करूं P&L अकाउंट की, बताइए मैंने P&L अकाउंट में अगर मेरा प्रॉफिट सेम होता, कितना प्रॉफिट है, 1,10,000 रुपए, कितना प्रॉफिट है, 1,10,000। अब बताइए ईयर नंबर 2 में मैंने P&L में डेबिट कितना किया है,
क्या मैंने पीएनएल में डेबिट 20,000 रुपए किया? नहीं, मैंने ईयर 2 में पीएनएल में डेबिट कितना किया है? सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000 रुपए किया है, मतलब पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट बढ़ा है? 1,05,000 रुपए। बताइए, अगर मैं 1,05,000 ए बी एंड सी में बांटू तो कितना बटा होगा? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 35,000, 35,000, 35,000। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो ये जो 15,000 रुपए, इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो ये जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए क्या पार्टनर्स को मिल चुका है? यस, बिकॉज बताइए ना, अगर आप एक्सपेंस बता रहे हो तो आप कितना पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो? प्रॉफिट 30, 30, 30। अगर आप असेट बता रहे हो तो आप कितना ट्रांसफर कर रहे हो? 35, 35, 35। एंड लॉजिक सिंपल है ना। जब आप इस साल में बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपके एक जेएलपी असेट दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 15,000 रुपए। एंड ये 15,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा जेएलपी असेट है, क्या ये पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी जा चुका है? ये ऑलरेडी ए बी एंड सी में जा चुका है। ए में 5,000 जा चुका है बिकॉज प्रॉफिट पहले 30 आ रहा था, अभी 35 आ रहा है। बी में भी 5,000 जा चुका है, सी में भी 5,000 जा चुका है। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना बहुत सारे बच्चों को टफ क्यों जाती है? बिकॉज वो रट के जाते हैं। हम समझेंगे। अगर मैं जीएलपी को एक्सपेंस बता रहा हूं, अगर मैं जीएलपी को एज एन एक्सपेंस बता रहा हूं, 30,000, 30,000, 30,000, मतलब मेरे बैलेंस शीट में कोई असेट दिख नहीं रही है। अब सेकेंड केस में मेरे बैलेंस शीट में जो असेट दिख रही है ना, 15,000 रुपए की जेएलपी असेट एट सरेंडर वैल्यू, इसका फायदा, इस असेट का फायदा मैं ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में दे चुका हूं। इस 15,000 का फायदा मैं ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट 5,000, 5,000 एंड 5,000 इनडायरेक्टली दे चुका हूं। अब कल जाकर अगर मेरी पॉलिसी रिटायर होगी, कल जाकर अगर मुझे 15,000 रुपए मिलेंगे, बताइए मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं सिंपली एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। मैं सिंपली एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 15,000 रुपीज टू जेएलपी असेट अकाउंट, 15,000 रुपीज। बस 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 बस। इसके बाद बच्चे एंट्री क्या करते हैं? जेएलपी असेट टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं रे, अरे मैं पार्टनर्स कैपिटल में कब ट्रांसफर करूंगा? जब मुझे पार्टनर्स को फायदा देना है। ये जो 15,000 रुपए है जो मुझे मिल रहा है, इसका फायदा मैं ऑलरेडी पार्टनर्स को दे चुका हूं। डायरेक्टली दिया है क्या? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। जो जेएलपी असेट 15,000 का दिख रहा है, 5,000, 5,000 एंड 5,000 में फायदा दे चुका हूं। मतलब इसके बाद कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। लेकिन मान लो अगर सी की डेथ होती है, मान लो अगर सी की डेथ होती है, बताइए मुझे पैसा कितना मिलेगा? आई विल रिसीव द मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी असेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी असेट अकाउंट। कितना होगा? 1,80,000। अब बताइए जेएलपी असेट के नाम पर मुझे पैसा मिल कितना रहा है? 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए मिला। मैंने पार्टनर्स को कितना फायदा ट्रांसफर किया है? 15,000 रुपए का। मिला 1,80 है, पार्टनर्स को कितना फायदा ट्रांसफर किया है? 15,000 रुपए का। मतलब और 1,65,000 का फायदा ट्रांसफर करना है। एंट्री होगी जेएलपी असेट अकाउंट डेबिट 1,65,000 टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। ठीक है, कितना करोगे? 1:1:1, दैट इज 55,000, 55,000 एंड 55,000। ठीक है, डन 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 डन। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इसके लिए होता है, हमने किया क्या वही नहीं समझ में आता है। समराइज अगर करूं तो अगर आप जेएलपी को एज एन असेट दिखा रहे हो, जेएलपी असेट दिख रहा है मतलब पीएनएल में खर्चा कम दिख रहा है। पीएनएल में खर्चा कम दिख रहा है मतलब मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा ट्रांसफर किया है। एंड पार्टनर्स को कितना मैंने प्रॉफिट ज्यादा ट्रांसफर किया है? इक्विवेलेंट टू सरेंडर वैल्यू। अब ऑलरेडी मैं सरेंडर वैल्यू का पैसा पार्टनर्स कैपिटल में डाल चुका हूं। कल जाकर जितना भी पैसा आएगा मैं करूंगा बैंक टू जेएलपी असेट, एंड जेएलपी असेट का फायदा इनडायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में जा चुका है। तो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड और कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। लेकिन अगर सी की डेथ हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल में मैंने इनडायरेक्टली फायदा कितना ट्रांसफर किया? सिर्फ 15,000 रुपए। कितना ट्रांसफर होना चाहिए था? 1,80। तो बैंक टू जेएलपी असेट मिलेगा तो 180। 15,000 का इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर चुका हूं, बचा हुआ 1 का डायरेक्टली ट्रांसफर करूंगा इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। जल्दी से चैट में बताइए बच्चों, समझ में आया क्या? जल्दी से चैट में बताएंगे बच्चों, समझ में आया क्या? अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया, ये जो इनडायरेक्ट वाला है ना, कंसेप्ट समझो बेटा। बिलीव मी, जेएलपी में बच्चों को दिक्कत इसीलिए जाती है बिकॉज वो रट कर जाते हैं। अगर जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस तो सिंगल मूल मंत्र है, समराइज करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग हर 5-5 मिनट में समराइज करते रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कंसेप्ट मेरे हाथ में
वरना समराइज नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कंसेप्ट कहीं छूटता जा रहा है। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन, अगर मैं जेएलपी को एक्सपेंस दिखा रहा हूं, मतलब मैं पूरा प्रीमियम क्या बता रहा हूं, खर्चा दिखा रहा हूं। अगर मैं पूरा प्रीमियम खर्चा दिखा रहा हूं तो मेरे बुक्स में कुछ असेट दिख रही है क्या? नहीं। कल जाके जितना भी पैसा मिलेगा जो कि आज तक खर्चा मैंने किसको ट्रांसफर किया है, पार्टनर्स कैपिटल में, तो जितना भी मिलेगा वो मैं पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अब सेकंड केस, अगर मैं जेएलपी को एज एन असेट दिखा रहा हूं, जेएलपी को एज एन असेट दिखाना मतलब मैंने जितना भी प्रीमियम पे किया है, मैंने आज तक जितना भी प्रीमियम पे किया है, अगर मैं जेएलपी को एज एन असेट दिखा रहा हूं, मतलब क्या मैंने पूरा प्रीमियम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया है? पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर्स से लेना। क्या मैंने पूरा प्रीमियम पार्टनर्स से लिया है? नहीं सर। पार्टनर से लिया है मतलब आपने पार्टनर कैपिटल से कितना लिया है? सिर्फ 5,000 रुपए। केस नंबर 1 में आप पीएनएल में डेबिट कर रहे थे 20,000। केस नंबर 2 में आप पीएनएल डेबिट कितना किया है? 5,000। मतलब इनडायरेक्टली आपने तीनों पार्टनर्स को 5,000 का प्रॉफिट ज्यादा दिया है, जो जेएलपी असेट दिख रहा है। अब ऑलरेडी मैं पार्टनर्स को 5,000 का प्रॉफिट ज्यादा दे चुका हूं। कल जाकर जब पॉलिसी सरेंडर होगी, क्या फिर से पार्टनर को दूंगा? क्या नहीं। बैंक टू जेएलपी असेट अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल में तो ऑलरेडी जा चुका है। ऑप्शन नंबर 2, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है फिर तो ऑब्वियसली ना, बिकॉज अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो मुझे सरेंडर वैल्यू से ज्यादा ही होगा मैच्योरिटी अमाउंट। तो सरेंडर वैल्यू में पार्टनर से इनडायरेक्टली ले चुका हूं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है वो उसका बेनिफिट मुझे देना पड़ेगा। आई विल मेक द एंट्री जेएलपी असेट अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी अकाउंट, ठीक है। डन। बताइए बच्चों, केस नंबर 2 समझ में आया क्या? अगर आपको केस नंबर 1 समझ में आया, अगर आपको केस नंबर 2 समझ में आया, तो केस नंबर 3 आपके लिए चिल्लर होने वाला है। तो जो हमारा केस नंबर 3 है वो आपके लिए चिल्लर होने वाला है, उसकी गारंटी मैं देता हूं, उसकी गारंटी मैं देता हूं। जल्दी से केस नंबर 1 एंड 2 पहले लिख लीजिए, देन हम लोग केस नंबर 3 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज कंपेरेटिवली जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठोगे ना, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन तो बना ही लोगे, लेकिन जब कंपेरेटिवली पढ़ने बैठोगे ना, तब अलग मजा आएगा ए, बी एंड सी का, ठीक है। चलिए, ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। देन हम लोग एक बार पढ़ लीजिए एक बार, देन हम लोग ऑप्शन नंबर 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ओके। Hello all of you, my name is Sahil Kuswaha and I'm from Noida, Uttar Pradesh. Hello everyone, I am Ayushi Maheshwari from Kota, Rajasthan. Hello everyone, I am Pallavi VB from Karnataka. Hi, I am Naman Shah. Hi, I'm Gauri. Hi, myself Gayatri. Hi, I am Tanishq and I recently appeared for the CMA intermediate examination. Recently I cleared my CMA Inter Group 2 exam, जिसमें पेपर नंबर 12 के लिए मैंने सीए मोहित रोरा सर से क्लासेस ली हैं। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अकाउंट्स में एग्जामिशन लिया था, वो भी 64 मार्क्स आया था मुझे। And I bought financial accounting subject from Mohit sir and successfully scored 75. और मोहित सर से मैंने कंपनी अकाउंट्स ये सब्जेक्ट बाय किया था, इसमें मैंने 71 स्कोर किया। For that I purchased financial accounting lectures from Mohit sir and I cleared the examination with a score of 57. उनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही एक्सीलेंट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। In spite of the lessons, I really loved his teaching technique, which was very student friendly. That enhanced my interest in the subject, and I also knew that I had his personal guidance. Along with the lectures, I would appreciate his teaching style, which is very student friendly, and the test series and the revision series were like a cherry on the top. Overall, it was a very good learning experience. एंड सर की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि सर सारे इलस्ट्रेशंस जो है वो सॉल्व करवाते हैं, प्लस सर थ्योरी भी कंप्लीट करवाता है। एंड देन उसके बाद सर की जो मैराथन वीडियोस होती है वो भी काफ़ी I purchased financial account from Mohit sir, and it has been very helpful to me. There were concepts like branch accounts and independent branch, specifically independent branch and branch account that I could not understand, and Mohit sir made it very easy, and I would like to thank him. एवरी चैप्टर के बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट होती थी और मैराथन रिवीजन सेशंस होते थे, उसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुआ। सो उनका क्लास बहुत अच्छा है और वो डिटेल्स में बताते हैं और बेसिक चीज़ भी प्रॉपरली बताते हैं, उसके वजह से मुझे एग्जामिशन में होती है। सो आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ डू परचेज सर। Please do purchase Mohit sir's FA because it's very helpful. It really helped me in and out. So thank you so much, sir, for these lectures.
सो इट्स माई रिकमेंडेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग भी पेपर नंबर 12 के लिए सर से So thank you Mohit sir for this lectures and it was worth buying. चलिए फिर लेट अस डिस्कस द वेरी लास्ट केस, दैट इज द केस ऑफ ऑप्शन नंबर 3. लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा. ऑप्शन नंबर 3 में आप लिखोगे द जॉइंट लाइफ पॉलिसी. इन ऑप्शन नंबर 3 द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन असेट. The JLP is treated as an asset and the JLP is treated as an asset and JLP reserve is maintained and JLP reserve is maintained. अब JLP is treated as an asset तक तो एग्जैक्टली सेम है कि आपको JLP asset मेंटेन करनी पड़ेगी एट सरेंडर वैल्यू. बस एक एडिशनल पॉइंट जो इधर ऐड हो चुका है इज द पॉइंट दैट JLP is treated as an asset and JLP reserve is maintained. अब JLP रिजर्व क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है. सर हैंडराइटिंग का कुछ करो यार, हैंडराइटिंग का कुछ तो करो, लगता है डॉक्टरी की क्लास में बैठे. अरे कोई नहीं, चलो लिख लेंगे जल्दी से एग्जांपल. वही एग्जांपल है, सारे एग्जांपल साथ में होंगे ना तो कंपैरेटिवली रिवाइज करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा. लिखिए ईयर 1, 2 and 3 प्रीमियम. ईयर नंबर 1 में आपने 20,000 का प्रीमियम पे किया है. ईयर नंबर 2 में आपने 20,000 का प्रीमियम पे किया है. ईयर नंबर 3 में आपने 20,000 का प्रीमियम पे किया है, ठीक है. अब बताइए सरेंडर वैल्यू. ईयर 1 के एंड में 0 है, ईयर 2 के एंड में 15,000 है, ईयर 3 के एंड में 30,000 है रुपीज, ठीक है. यस. एंड वही फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितना है? रुपीज 1,80,000. फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज रुपीज 1,80,000. अब बताता हूँ एंट्री क्या होती है. ईयर नंबर 1 में आप करोगे एंट्री JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट. JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट आप करोगे एंट्री JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट. यू विल मेक द एंट्री JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, दैट इज 20,000 एंड 20,000 रुपीज, ठीक है. यस. अब आप मुझे बताइए क्या इधर सरेंडर वैल्यू कुछ है? नहीं. सबके लिए तो सबसे पहले तो आप JLP एज एन असेट वाला ट्रीटमेंट बताओ. सर JLP एज एन असेट मतलब मुझे JLP असेट दिखाना पड़ेगा एट सरेंडर वैल्यू. क्या इधर कोई सरेंडर वैल्यू है? नहीं. मतलब मैं डायरेक्टली एंट्री कर दूंगा P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम, जो कि मेरा सरेंडर वैल्यू 0 है, जो कि इस केस में मेरा सरेंडर वैल्यू कितना है? 0 है. मतलब P&L टू JLP प्रीमियम मैं पूरा 20,000 एंड 20,000 चार्ज कर दूंगा. सिंपली P&L टू JLP प्रीमियम मैं पूरा 2020 कर दूंगा. अब ध्यान से देखो, JLP इज ट्रीटेड एज एन असेट का ट्रीटमेंट सेम होगा, बस JLP रिजर्व इज मेंटेन्ड. इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा लिख लीजिए. व्हेन JLP रिजर्व इज मेंटेन्ड बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान से रखेंगे. जितना भी द बैलेंस लिखेंगे JLP असेट क्रिएटेड. आप जितने का भी JLP असेट क्रिएट कर रहे हो, आप जितने का भी असेट क्रिएट कर रहे हो, आप क्या करोगे उतने का सेम का JLP रिजर्व क्रिएट करोगे. उतने सेल का आप JLP रिजर्व क्रिएट करोगे थ्रू P&L. उतने सेम अमाउंट का आप JLP रिजर्व करोगे थ्रू P&L अकाउंट. मतलब सिंपल. ईयर नंबर 1 में बताइए क्या मैंने JLP असेट क्रिएट किया? नहीं. तो क्या मैं JLP रिजर्व क्रिएट करूंगा? नहीं. अब बात करते हैं ईयर नंबर 2 की. अब आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर होगी, है ना. ईयर नंबर 2 में क्या होगा बेटा? ईयर नंबर 2 में आप करोगे JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट. इन ईयर नंबर 2 यू विल मेक द एंट्री ऑफ JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट. कितने से? 20,000 टू बैंक अकाउंट. ये 20,000 रुपीज का आप लोगों ने प्रीमियम पे किया. अब क्या होगा? अब मुझे क्या करना है? JLP को एज एन असेट दिखाना है. सबसे पहले JLP एज एन असेट दिखेगा मतलब मैं करूंगा JLP असेट अकाउंट डेबिट. कितने से? 15,000. अगर 15,000 से असेट दिखाना है तो P&L अकाउंट में कितना डेबिट होगा? सिर्फ 5,000 रुपीज. P&L अकाउंट में कितना डेबिट होगा? 5,000 रुपीज टू JLP प्रीमियम अकाउंट 20,000 टू JLP प्रीमियम अकाउंट 20,000 रुपीज. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब ये तो हम लोग पहले भी करते थे, बस एक एडिशनल चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? JLP रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी. कितना रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा आपने? JLP जितना असेट क्रिएट किया है. आपने 15,000 रुपए का JLP असेट क्रिएट किया है, आपको 15,000 रुपए का JLP रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम लोग करेंगे टू JLP रिजर्व अकाउंट टू
JLP रिजर्व अकाउंट कितने से करूंगा? टू JLP रिजर्व 15,000 रुपए से, एंड डेबिट कर दूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैं डेबिट कर दूंगा P&L अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए। अब फिर से हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। आप बताइए इधर हुआ क्या है। अगर हम लोग बात करें ईयर 2 की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें ईयर 2 की, है ना, बताइए जल्दी से, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, आपको बात आएगी। ईयर 2 का आप मुझे बताइए P&L में अगर मेरा प्रॉफिट है 1,10,000 रुपए, बताइए ईयर 2 में मैंने P&L में डेबिट कितना किया है? इधर मैंने 5,000 रुपए डेबिट किए, रिजर्व क्रिएशन के नाम पर मैंने 15,000 रुपए डेबिट किए, मतलब क्या फिर से P&L में 20,000 रुपए डेबिट हो गए? यस, मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट कितना बटा है? 90,000। पार्टनर्स में प्रॉफिट कितना बटा है? 90,000। 90,000 सॉरी 90,000 का डिवाइड बाय 3 मतलब 30,000। 30,000 30,000 मतलब इन शॉर्ट आप मुझे बताइए जो मेरा बैलेंस शीट है, जो मेरा बैलेंस शीट है उसमें JLP असेट दिख रहा होगा, उसमें JLP असेट दिख रहा होगा 15,000 रुपए से। अब बताइए क्या ये JLP असेट जो 15,000 है, क्या मैंने इसका फायदा पार्टनर्स कैपिटल में पुट किया है? नहीं। अगर प्रॉफिट 35 आता मतलब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है। इधर पार्टनर्स कैपिटल में कैसा ट्रांसफर नहीं हुआ? बिकॉज बेटा JLP रिजर्व दिख रहा है ना, JLP रिजर्व दिख रहा है 15,000 रुपए, मतलब ये जो 15,000 रुपए ये आज तक आपका रिजर्व में अटका हुआ है। ये जो 15,000 है, ये 15,000 आपका अभी भी किधर अटका हुआ है? रिजर्व में अटका हुआ है। अब एट द एंड ऑफ ईयर 2 क्या होगा? अब एक्चुअल चीज आपको पता चलेगी, इतना कंसेप्ट समझ लो, देन हमारा कंसेप्ट डन है, ठीक है। लिखिए बेटा, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 2 क्या होगा? केस नंबर 1 हमारी पॉलिसी क्या हो जाए? सी रिटायर्स। केस नंबर 2 क्या होगा? सी डाइस। बताइए अगर सी रिटायर हो जाएगा तो पॉलिसी का क्या काम आएगा? सरेंडर वैल्यू, दैट इज ₹15,000। अगर सी की डेथ हो जाती है तो हमको पॉलिसी का मेच्योरिटी अमाउंट काम आ जाएगा, दैट इज ₹1,80,000, ठीक है। बताइए, बताओ 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 क्या होगा? सबसे पहले तो अगर सी रिटायर हो रहा है, अगर सी रिटायर हो रहा है, एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना होगा? 15,000 टू JLP असेट अकाउंट, टू JLP असेट अकाउंट, ठीक है, ये 15,000। अब आप मुझे बताइए जब मेरा लास्ट केस था, मैंने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP असेट 15,000, उसके बाद क्या मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करी थी? नहीं। क्यों ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करी थी? बिकॉज मैं एक्स्ट्रा 5,000 ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल चुका था। कैसे डाल चुका था? 35 एंड 35 के नाम से। बताइए जो 15,000 रुपए दिख रहा है, क्या ऑलरेडी मैं पार्टनर्स कैपिटल में डाल चुका था? यस, 5,000 ऑलरेडी पुट कर चुका था, इसीलिए मैंने फिर से क्रेडिट नहीं किया। लेकिन इस केस में आप मुझे बताइए, इस केस में जो JLP असेट दिख रहा है 15,000 रुपए का, मैंने बैंक टू JLP असेट, ये बैंक टू JLP असेट मतलब असेट तो खत्म हो गया, लेकिन क्या ये 15,000 रुपए का फायदा मैंने पार्टनर्स को दिया है? केस नंबर 1 में नहीं दिया था तो मैंने फायदा दे दिया, केस नंबर 2 में इनडायरेक्टली दे दिया था तो नहीं दिया, केस नंबर 3 में हमने देखा है कि तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट 30 मिला है, मतलब ये 15,000 रुपए का फायदा आज तक पार्टनर्स तक नहीं गया है। ये 15,000 रुपए का फायदा आज तक पार्टनर्स तक नहीं गया है तो देना पड़ेगा। कैसे ट्रांसफर करेंगे? आप सिंपली एंट्री करोगे JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट, यू विल मेक द एंट्री ऑफ JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A अकाउंट, टू B अकाउंट एंड टू C अकाउंट। कितनों से करोगे? JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना दिख रहा है मेरा? 15,000, तो 5,000। इन शॉर्ट क्या हो रहा है? ए कैपिटल अकाउंट इधर 30,000 से क्रेडिट हुआ था प्रॉफिट के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर इधर 30,000 से क्रेडिट हुआ था, नीचे और 5,000 से क्रेडिट हो गया, इधर 30 से क्रेडिट हुआ था और 5, 30 और 5 मतलब 35 से हो गया। एज सिंपल एज दैट। हुआ क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में क्या हुआ था ना, मैं सिर्फ JLP असेट दिखा रहा था, मतलब P&L में कम डेबिट हुआ था, मतलब इनडायरेक्टली फायदा जा चुका है, तो डबल फायदा नहीं दूंगा। इस केस में फायदा गया था क्या? नहीं। जो असेट 15,000 दिख रहा है वो रिजर्व में अटका हुआ है, अब पैसा मिल गया ना, असेट खाली कर दो और रिजर्व का आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अब फायदा आपने ट्रांसफर कर दिया। बात करते हैं सी डाइज वाले केस में। बताइए एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP असेट अकाउंट। बताइए पैसा कितना मिला है? 180। बताइए पैसा कितना मिला है? 1,80,000। क्या आज तक मैंने पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी ट्रांसफर किया है? क्या आज तक मैंने पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी ट्रांसफर किया है? नहीं।
बताइए एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो आप जेएलपी रिजर्व को खाली करोगे, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट आप खाली करोगे 15,000 रुपए से। देन जेएलपी असेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज देखिए ना असेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना दिख रहा है 15,000, मैंने 180 से क्रेडिट किया मतलब 165 से डेबिट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट पार्टनर्स को फायदा कितना देना है, पूरा 180 का देना है। 15,000 का फायदा थ्रू रिजर्व दूंगा, बैलेंस 165 थ्रू जेएलपी असेट दूंगा, तो ये हो जाएगा 180 टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट एंड टू सी अकाउंट। कितने से 1:1:1 दैट इज 60,000, 60,000 एंड 60,000। डन, वी आर डन, वी आर डन, वी आर डन, डन डन डन। बिलीव मी, इसके बेसिस पर आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए मतलब क्या, कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली बना लोगे। फिर से एक बार बता देता हूं केस नंबर 3 में हुआ क्या। केस नंबर 3 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 में सिंपली ऐसा हुआ, हम जेएलपी को असेट दिखा रहे हैं, लेकिन हम और एक जेएलपी रिजर्व भी मेंटेन कर रहे हैं। सर जेएलपी रिजर्व किधर होगा, आपको क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। तो हम लोग अलग से जेएलपी रिजर्व भी मेंटेन कर रहे हैं, और जेएलपी रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं मतलब कितना रिजर्व मेंटेन होगा, जितना आपका जेएलपी असेट होगा। अगर आप जेएलपी असेट के बराबर का रिजर्व मेंटेन कर रहे हो, मतलब इन शॉर्ट आप पीएनएल में डेबिट पूरा 20,000 कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 1 में आपने पीएनएल में डेबिट 20,000 किया था, तो पार्टनर्स कैपिटल में इनडायरेक्टली एक्सपेंस चले गया था, तो गेन भी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपने पीएनएल में डेबिट कम किया था, इसीलिए जब सरेंडर के टाइम पे पैसा मिला तो आपने पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया, बिकॉज पहले डेबिट किया ही नहीं है। केस नंबर 3 में आपने पीएनएल में डेबिट किया है, जो डायरेक्टली किया है डायरेक्टली किया है, जो जेएलपी रिजर्व के नाम पे किया है सरेंडर वैल्यू का रिजर्व के नाम पे, लेकिन टोटल 20,000 तो हुआ है। मतलब क्या इनडायरेक्टली ये 15,000 जेएलपी असेट का फायदा पार्टनर्स कैपिटल में गया है, नहीं ये रिजर्व में गया है। अब जब या तो पॉलिसी मेच्योर होगी या तो सरेंडर होगा, तो ये असेट खाली हो जाएगी, असेट खाली हो जाएगी, एंड रिजर्व का पैसा हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वी आर डन, वी आर डन, वी आर डन, डन डन। जल्दी से एग्जांपल नोट डाउन कर लो। अब मैं फुल स्क्रीन पे मूव हो जाता हूं, 5 मिनट के अंदर हम लोग तीनों केसेस रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यस 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 यस, चलो ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है। फटाफट से चलिए फिर 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं जेएलपी का कंसेप्ट, देन हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप लाइक जरूर कर दे। अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीटमेंट करने के 3 मेथड्स। सबसे पहला, आप जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो। जेएलपी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना मतलब जब भी आपने प्रीमियम पे किया, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक, पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम आपने किया। अब अपने प्रीमियम किसने पे किया है, पीएनएल में आपने डेबिट किया है। प्रीमियम पीएनएल में डेबिट किया मतलब प्रीमियम किसने पे किया, तीनों पार्टनर्स ने। अगर प्रीमियम तीनों पार्टनर्स ने पे किया, कल जाकर क्या हो सकता है बेटा, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सेकेंड केस है अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दोनों केस में क्या असेट कुछ दिख रहा है, नहीं। फर्स्ट केस में आपको 15,000 रुपए मिला सरेंडर वैल्यू, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, देन आप जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल पूरा फायदा पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दोगे, बिकॉज आज से पहले जितना भी प्रीमियम पेड है आप पूरा का पूरा पार्टनर से ले चुके हो बाय वे ऑफ पीएनएल। ठीक है, सेकेंड केस आपको 180 मिला तो आप बैंक टू जेएलपी 180 कर देना, एंड जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल तीनों में 60-60-60 ट्रांसफर कर देना। केस नंबर 2 की बात करते हैं, जब मैं जेएलपी को एज एन असेट दिखा रहा हूं। क्या मैं जेएलपी को असेट दिखा सकता हूं, द आंसर इज यस, लेकिन किस वैल्यू पर दिखा सकता हूं, मेच्योरिटी वैल्यू पर। अब बताइए किसी साल में मैंने प्रीमियम पे किया 20,000 रुपए, पीएनएल में डेबिट किया 5,000 रुपए, बिकॉज सरेंडर वैल्यू कितनी थी, 15,000 रुपए। इसका मतलब है कि मैंने पार्टनर्स को खर्चा कितना बताया, टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000। कल जाके अगर पॉलिसी सरेंडर होती है एंड एक्स्ट्रा 15,000 रुपए मिलेंगे, क्या मैं पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, द आंसर इज नो। मैं बैंक टू जेएलपी असेट 15,000 कर लूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करूंगा। क्यों नहीं ट्रांसफर करूंगा पार्टनर्स कैपिटल में, रीजन सिर्फ इतना है, जैसे मैंने असेट क्रिएट किया था मतलब पीएनएल में डेबिट नहीं किया था, पीएनएल में डेबिट नहीं किया था मतलब पार्टनर्स कैपिटल में मैं फायदा ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं, फिर से ट्रांसफर करूंगा क्या, द आंसर इज नो। अगर मुझे 180 मिल रहा है दैट इज मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तो भी मैं एंट्री करूंगा बैंक टू जेएलपी असेट,
बैंक टू जेएलपी असेट 180। अब ऑलरेडी मैं पार्टनर्स को इनडायरेक्टली फायदा कितना दे चुका हूं, 15,000 रुपए का। मुझे कितना फायदा देना है 180 का, तो एक्सेस 165 मैं करूंगा जेएलपी असेट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट, कितने का, 165 का। थर्ड केस, आप जेएलपी को एज एन असेट दिखाओ एंड आप रिजर्व भी क्रिएट करो। इसमें क्या हो रहा है, आप कर रहे हो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन आप जेएलपी असेट अकाउंट डेबिट कर रहे हो टू द एक्सटेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू, पीएनएल अकाउंट डेबिट कर रहे हो टू द एक्सेस अमाउंट एंड टू जेएलपी प्रीमियम। अब इस केस में और एक चीज एक्सेस क्या आ गई, आप जितने का जेएलपी असेट मेंटेन कर रहे हो ना, उतने का ही आप जेएलपी रिजर्व मेंटेन करते चलो थ्रू पीएनएल। मतलब आपने डायरेक्टली कितना ले लिया, 5,000 रुपए ले लिया। इनडायरेक्टली रिजर्व के नाम पे ट्रांसफर करने पे कितना ले लिया, एक्सेस अमाउंट ले लिया। मतलब टोटल आपने पीएनएल में डेबिट 20,000 रुपए किया है। मतलब इनडायरेक्टली पार्टनर्स को फायदा गया क्या, नहीं। इनडायरेक्टली पार्टनर्स को फायदा नहीं किया, मतलब कल जाकर जितना भी मिलेगा, अगर सरेंडर हुआ तो 15,000 रुपए सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे दिया जाएगा। अगर मैच्योरिटी हो गया तो 1,80,000 रुपए सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटेंगे, सबसे पहले रिजर्व को खाली करेंगे और अगर उससे ज्यादा कुछ अमाउंट मिल रहा है तो वो एंड सारे पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो बाय दिस वे हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में we'll start with the very new concept, that is the concept of death of the partner. So make sure you stay tuned. This is your mentor CA Mohit signing off. Bye bye. अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो किस नंबर पर, at my contact number that is 8600 888 058. Thank you very much. Make sure you like the video. Bye bye.